सर, उस वक्त है तो पता नहीं, मुझे याद नहीं है किसी इसलिए कहते हैं इंची टेप साथ रख के जाना चाहिए। ठीक है, बंदा नाप तो लेता है कि मैं कितना ऊंचा चला गया। अच्छा, वो आपके बारे में कहा हुआ है इकबाल ने कि इतना अजीम हो जा मंजिल तुझे पुकारे। ठीक है, सबके बारे अच्छा में कहा हुआ सर। अच्छा जी, मिनहाल कह रही हैं कि सर बोर्ड की पिक्चर नहीं आई अभी तक। बेटा हमने पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस के जरिए भेजी है, तो भेजने में टाइम तो लगेगा। एडमन काके किधर बोर्ड की पिक क्यों नहीं पहुंची बच्चों को? चले, सेंड हो रही है बेटा, अभी पहुंच जाती है। ये जो जाजेब खान साहब, मैंने आज ये पिक्चर यहाँ पे आपको भी सेंड की है, और ये जो बोर्ड पे इतना कुछ लिखा हुआ आपको नजर आ रहा है, आप इससे परेशान ना हो। ठीक है, वैसे भी बेटे जो परेशानी वगैरह है ना जाजेब जी जी इसका तल्लुक मेरे बेटे होता है शऊर से। जी ठीक सर है, जी। तो आप लोगों को तो परेशान होना ही नहीं चाहिए। ना शऊर होगा ना कोई मसला होगा। अच्छा नहीं, आई एम सॉरी जी, मैं वैसे बेटे मजाक कर रहा हूँ। जो आदमी जमीन से 300-400 फुट ऊंचा उड़ सकता है तो वो शऊर तो रखता है ना। अच्छा जाजिब, कैसा लगता है वहां में जाके? सर बड़ा अच्छा लगा था, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था सर। तो वही रहना था। वो सर बस इवेंचुअली नीचे आना ही था सर, ऊपर कोई जगह नहीं थी रहने की। वरना ऊपर रह पड़ते आप, है ना? बिल्कुल। अच्छा, दिल तो सर यही कर रहा था। हम बाबर कहते हैं सर टीसीएस के जरिए भेज दे। टीसीएस कैसे कर देते? कासिम उस्मान साहब सख्त बोर हो रहे हैं जी। हैं जी, कासिम उस्मान बोर हो रहा है अभी बड़ा सख्त। कहता है यार देखो टाइम जाया हो रहा है, मैंने टाइम पाए चीजें जो मैंने जिंदगी में कभी जाया नहीं किया। और ये ऐसी मजाक में मेरे जैसे अहम आदमी का टाइम जाया कर रहे हैं। सॉरी कासिम उस्मान, अपना फोकस ठीक कर यार कैमरे का, सिर्फ आपका माथा नजर आ रहा है। अच्छा, कासिम उस्मान साहब को पता ही नहीं कि उनकी वीडियो ऑन है, उसने फौरन सारी चीजों पे लानत भेजी, पहले उसने वीडियो पहले ध्यान रखिए। अच्छा जी, तो अच्छा वो इस बात पे परेशानी हो रही है, मुझे कैसे पता चल रहा है वो क्या कर रहा है? मैंने जब वीडियो को बताया फिर कासिम साहब को पता चला कि वीडियो ऑन नहीं। ओके जी, कासिम उस्मान का यस सर आई डिड नो। अच्छा पता था आपको, तो फिर बंद क्यों करती भाई? अच्छा जी, तो बात क्या हो रही है जी? बात ये हो रही है, ये जो इतना कुछ लिखा हुआ है ना आपके सामने, ये सारा ढेर सारा, ये कुछ भी नहीं है। ठीक है, इससे डरना नहीं है। ये 320 ईयर्स को कवर कर रहा है। मैंने स्पेशली क्लास टाइम से 10 मिनट पहले आके ये सारा लिखा है। हालांकि आपके पास ये पेज नंबर 11 पे रिटर्न है। नोट्स अपने सामने करें जी, पेज 11 खोलें, ये रिटर्न है आपके पास, सारा परेशान होने की जरूरत नहीं है। ओके, नायाब अजहर कहती हैं कि सर आई डिड नॉट अंडरस्टैंड बल्बन पॉलिटिक्स फ्रॉम यस्टरडे पर। ओके मेरी बेटी, मैं वहां से बात को शुरू कर देता हूं। ठीक है नायाब, लिख दे ओके शोके ताकि मुझे समझ आ जाए आपका बात कम्युनिकेट हो गई है। बल्कि ये जो बेटा कौन है मेरे साथ? जाजिब खान। जाजिब खान कहाँ के रहने वाले हैं आप? सर बेसिकली रहीमिया खान का हूँ, लेकिन अभी शिफ्ट हो गए सर लाहौर 2011 से। अभी तो नहीं ना, काफी टाइम हो गया यार। जिस चीज काफी टाइम हो गया, मतलब अब परमानेंटली इधर ही है। अच्छा, तो लाहौर में तो फिर बारिश एंजॉय की है आपने सारी रात? नहीं नहीं सर, मैं जल्दी सो जाता हूँ। कितना बोर आदमी है यार, तो सो ही जाना है यार, हर इंसान ने एक दिन जितना टाइम जाग सकते हैं उतना टाइम तो जागे ना। नहीं नहीं, अच्छा जी, मतलब मुझे याद ही 12 नहीं बजे है, तक देखिए। मुझे याद ही नहीं है कि लास्ट टाइम जिंदगी में मैं 4 घंटे से ज्यादा कब सोया था। कोई राइट फ्रॉम द एज ऑफ 15 और 16 मैं कभी 4 घंटे से ज्यादा सोया ही नहीं। बस पता नहीं क्यों मैं समझता हूँ कि जो बंदा जितनी देर बंदा सो रहा है ना वो टाइम जाया कर रहा है, तो उसको ना जाग के कोई काम करना चाहिए, क्योंकि आपने सो तो जाना ही एक दिन हर किसी ने, और फिर बात जागने बिल्कुल का ठीक है। ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है ना, फिर जब तक जागने का ऑप्शन अवेलेबल है, और जब आप जागने की कोशिश करेंगे आवाज आएगी कि भाई आपको मतलूबा सहूलत दस्तयाब नहीं है, बात सोया बिल्कुल पड़ा ठीक है है। भाई। ओके जी, स्कॉगमाई खटक आ गई, कहती बड़ी अहम बात उन्होंने कही जी स्कॉगमाई खटक ने। वो कहती हैं हा हा हा, और मेरे नसीब की दुनिया में सबसे अहम बात यही है, क्योंकि टेंशनें तो ऑटोमेटिकली जिंदगी में आ ही जानी है, नहीं आ रही होंगी तो कोई जबरदस्ती कोई रिश्तेदार जो है वो टेंशन दे ही देगा आपको। तो जब तक खुश रह सकते खुश रहा करें।
दानियाल इमरान कहते हैं पेज, विच पेज? 11, पेज 11 पे। ओके, जाजेब खान साहब बात स्टार्ट होती है कि उससे मैं बात करना चाहूंगा ताकि उसको मुझे पता चलता है बात क्यों नहीं कर। जाजेब खान साहब से लेंगे जी हम इजाजत, और अब हम पहुंचेंगे कहां? नायाब अजहर, यही नाम था, नायाब अजहर। ढूंढे जी फटाफट। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा कैसी हैं नायाब, आप ठीक हैं? मैं ठीक, आप ठीक है? या आई एम फाइन, थैंक यू। नायाब नाराज है किसी बात पे? बड़े गुस्से से थोड़ा थोड़ा, जी मैं ठीक हूँ, बस जी मैं ठीक हूँ, चले आप बताएं आप ठीक हैं? है इतना मुखसर बोलती है। अच्छा जी नायाब, मैं वहां से बात शुरू करने लगा हूं जहां से आपने बात पूछी है कि बलबन की पॉलिटिक्स आपको समझ नहीं आई, यही बात थी जी? जी जी, वो बगरा अली, महमूद अली, बगरा अली कौन था? बगरा खान, सॉरी। जी जी, अपनी तरफ से बंदा भी बदल दिया उसने। बगरा खान है जरा। अच्छा ये देखें, यहां तक बात पहुंची थी कि गयासुद्दीन बलबन सुल्तान बन गया था। गयासुद्दीन बलबन ने अपनी मदद के लिए बुलाया किसको? पहले मदद से छोड़े, गयासुद्दीन बलबन की पॉलिटिक्स क्या है? पॉलिटिक्स उसकी ये है गयासुद्दीन बलबन की कि सुल्तान का फादर इन लॉ बन गया है, और जब सुल्तान फौत हुआ तो गयासुद्दीन बलबन खुद सुल्तान बन जाता है, और जब खुद सुल्तान बन जाता है दो इसके बेटे हैं, एक का नाम है बगरा खान, एक का नाम है मोहम्मद अली। जो बगरा खान है वो डिसोबीडियंट है, बाप का गुस्ताख है, वो बाप से एक दिन लड़ा और अपना जो बेटा था 4-5 साल का काका बेटा मुइजुद्दीन केकूबाद उसका नाम था, वो भी अपने बाप को कहने लगा, यानी उस बच्चे के दादा को, कि दादा दादा ही संभाले इसे, मैं जा रहा हूं यहां से। तो वो वहां से लड़के चला गया और बंगाल जाके बंगाल का चीफ बन के बैठ गया। नायाब यहां तक बात क्लियर है? जी जी। अब दूसरे बेटे की तरफ आते हैं, मोहम्मद अली। ही वॉज वेरी ओबीडियंट, और वो ही यूज्ड टू फॉलो द डायरेक्शंस गिवन बाय हिज फादर, और वो हमेशा मंगोल्स जो इन्वेड करते थे उनसे लड़ता था, और उनसे लड़ने के दौरान बहुत सी जंगें हुई। एक दफा जंग में 1285 इट वाज, ही डाइड। जब वो मर गया तो गयासुद्दीन बलबन को बहुत दुख हुआ, एंड ही वेंट इन ट्रॉमा, बहुत दुखी रहने लग गया हर वक्त। उसने एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स की टेक केयर करने के लिए अपने एक दोस्त को बुलाया, हुज नेम वाज जलालुद्दीन फिरोज। यहां तक बात समझ आ गई नायाब? जी जी सर। जलालुद्दीन फिरोज ने एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स पे तो नजर रखनी ही थी, उसने गयासुद्दीन बलबन पे भी नजर रखी, और उसको वो जो उसका डिसोबीडियंट सन था बगरा खान, जो एक ही बेटा उसका बच गया था गयासुद्दीन बलबन का, दूसरा बेटा मोहम्मद अली तो मारा गया, तो वो हर वक्त बगरा खान के खिलाफ ना उसको उल्टी सीधी बातें कह के और गुस्से में लाता रहता था, और बिलाखिर इतना कामयाब हुआ वो अपनी पॉलिटिक्स में जलालुद्दीन फिरोज कि उसने गयासुद्दीन बलबन से ये ऐलान करवा लिया कि मेरे बाद जो है मेरा बेटा बगरा खान सुल्तान नहीं बनेगा, ये जो मेरा पोता है केकूबाद, छोटा सा काका पटाका 7-8 साल का, इसको हम सुल्तान बना, इसको सुल्तान बनाना। तो गयासुद्दीन बलबन मर गया, बिलाखिर मर गया, और सुल्तान जो है वो उन्होंने बना दिया मुइजुद्दीन केकूबाद को, यानी इनडायरेक्टली सुल्तान तो बन गया ना जलालुद्दीन फिरोज, जिसके पास तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स आ गए। नया बात समझ आई यहां तक? तो उसको क्यों एतराज था? किसको? फिरोज को। उसे तो कोई एतराज नहीं था, उसी ने तो साजिश की थी सारी कि ये बच्चा सुल्तान बन जाए, क्योंकि अगर बगरा खान सुल्तान बन जाता तो वो तो इसको महल से किक ऑफ कर देता, बाहर फेंक देता उठा के, तुमको दखल देते हो चीजों में, आई विल टेक केयर ऑफ द प्रॉब्लम्स माई सेल्फ। तुम कौन नहीं, हो? मेरा मतलब है 17 साल के बच्चे से इसको क्या मसला था? 17 साल का मोहम्मद बिन कासिम भी तो आया था, उसने भी तो सब कुछ संभाला था। 17 साल का कौन है? किसने 17 साल का जिक्र किया? वो मोहम्मद बिन कासिम जो आप कल बता रहे थे। बेटे वो तो और बात है, यहाँ मोहम्मद बिन कासिम का क्या तल्लुक है? मतलब एज तो सेम है ना, किसकी? अगर वो कह रहे हैं कि अफेयर्स हैंडल 17 नहीं कर साल का तो सकता। यहाँ है ही कोई नहीं। गयासुद्दीन बलबन और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो है दे आर ओल्डर पीपल, बूढ़े लोग हैं दोनों। बगरा खान 25-30 साल का जवान आदमी है, वो बंगाल का नहीं, चीफ है। केकूबाद। केकूबाद तो 7-8 साल का बेटा, छोटा सा काका। अच्छा अच्छा, मुझे लगा आपने 17 बोला है कल। मैंने तो 17 बोला ही नहीं। तेरे जैसे लोग टॉक शो में बैठ के कह रहे थे जनाब अभी आपने ये कहा था, वो कहता मैंने तो कहा ही नहीं भाई, मुझे तो पता ही नहीं। ऐसे ही मेरे पे पता नहीं क्या क्या चीज डाली जा रही है। अब समझ आ गई बात?
जी जी केकूबाद वाज सन ऑफ अली, कह रहे हैं मुस्तफा इमरान। नहीं बेटे, केकूबाद जो है वो बगरा खान का बेटा है। जो बगरा खान गुस्ताख था, जो अपना बेटा केकूबाद उठा के अब्बे के मुंह पे मार के चला गया था अपने। ठीक है, आप समझ आ गया मुस्तफा इमरान साहब? ओके कह रहे हैं, डन हो गया। नायाब बेटी को बात समझ आ गई? जी आ गई सर। अच्छा, अब सुल्तान इस वक्त, अब जरा गौर करें मेरे साथ, सारे विजुलाइज करके रहे मेरे साथ। केकूबाद सुल्तान है जी, वो काका पटाका 7-8-10 साल का, और 1286 से 1290 तक 4 साल वो सुल्तान रहता है। और इनडायरेक्टली सारा कंट्रोल अब नायाब किसके पास है? फिरोज। जलालुद्दीन फिरोज। भी खाली फिरोज क्या, जी जी जलालुद्दीन मतलब फिरोज। हमारा क्लास फेलो था वो, फिरोज कैसे? नया तो मुख्तर क्यों बोलते इतना? पूरी बात किया तो बेला था बोलने का है। चलो, जितना आप मुख्तर बोलती है, समवेयर समहाउ some person is going to become prosperous and क्या कहते हैं, blessed person, जिसकी बीवी बहुत कम बोला करेगी। ठीक है, अच्छा जी। अच्छा, फिरोज जो था ना बेटे, फिरोज से भी छोटा कर उसे, फरी था ना जो, ठीक है। कौन था? है नायाब, कौन था भाई? जलालुद्दीन फिरोज। जलालुद्दीन फिरोज। अच्छा, लेकिन हसन अहमद कह रहे हैं उसका नाम था रोजी। फिरोज से ना, फिरोज से फिरोजी कर दो यार, फिर उसको ब्लू कलर का कर देते उसको। ओके जी, बात ये बनी कि जो जलालुद्दीन फिरोज था, इसने बहुत ही क्रोकड आदमी था। इसने क्या किया कि वो बच्चा सुल्तान बनाया हुआ केकूबाद, उसको ड्रंक रखते थे। 8-10-11 साल का बच्चा, वो बिल्कुल ही बदहोश होता था। हर वक्त उससे ना, इन्होंने देखा जलालुद्दीन फिरोज वगैरह ने कि यार ये जो फौज का सरबराह है ना हसन अहमद, ये बड़ा लॉयल है सुल्तान का। यार हसन अहमद लिखना देना भाई, मैंने आपके क्लास वालों का नाम लेके मिसाल दी है। लिख लो जी, हसन था वहां पे। अच्छा जी, उससे फौज का सरबराह बड़ा लॉयल है सुल्तान का, ये सुल्तान के खिलाफ कोई एक्ट होने नहीं देगा। तो उससे सुल्तान ड्रंक है, उससे फैसला करा दिया, लिखवा दिया कि जनाब ये सुल्तान, ये जो फौज का सरबराह है ना, ये आपको कत्ल करके खुद सुल्तान बनना चाहता है, तो आप इससे पहले कि ये कत्ल करे, आप इसको फारग करवा दें यहाँ से। इस तरह उन्होंने हर जगह से 4 साल में सुल्तान के लॉयल बंदे हटवा दिए, और अपने अहम दोस्त, जो लॉयल लोग दोस्त थे अपने, इनके फिरोज खिलजी वगैरह के, वो इन्होंने रखवा दिए। नया बेटा, ये बात समझ आ गई? जी जी। और जब हर तरफ इनका होल्ड बन गया, तो इन्होंने केकूबाद को उठा के रिवर गैंजेस में फेंक दिया। क्लियर होगी जी बात? जी सर। जी सर। और इस तरह जलालुद्दीन फिरोज खिलजी बन गया सुल्तान, एंड ही लेड द फाउंडेशन ऑफ खिलजी डायनेस्टी। 1290 से 1321 तक ये रहती है। ये जो पूरी स्लेव डायनेस्टी हमने पढ़ी है, 84 इयर्स तक का इसका रूल है, 1206 से 1290 तक। अहम आदमी, अगर आप ये पिक पे गौर करें जो मैंने आपको सेंड करवाई है, कुतुबुद्दीन ऐबक मैंने ग्रीन कलर से लिखा है जानबूझ के, ताकि आपको याद रहे कि ये एक अहम आदमी है पॉजिटिव सेंस में। ग्रीन लिख दिया मैंने इसको। डन है जी? नया ओके? जी जी सर। ये कुतुबुद्दीन ऐबक से लेके मुइजुद्दीन केकूबाद तक 10 रूलर्स हैं। ये 10 के 10 रूलर्स जो हैं भाई, ये नूरुल हुदा क्या कह रही सर नोट्स में नोबल्स। हाँ मेरे बेटे, ये जो 40s है ना, इनको नोबल्स कहते हैं, बल्कि इनको कहते हैं टर्क नोबल्स। तुर्कमानिस्तान से आए थे ना, TURK, टर्क नोबल्स। नोबल्स यानी हायर अथॉरिटीज के लोग, टर्क नोबल्स तुर्कमानिस्तान के। नूरुल हुदा लिख दे ओके, अगर बात समझ आ गई है तो। ओके, तो बात क्या बनी भाई? जलालुद्दीन फिरोज, ये 84 इयर्स जो हैं, द रूल remained in the hands of the Muslims। मोहम्मद अहमद कहते हैं कौन से रिवर में थ्रो किया था? रिवर गेंजेस। अच्छा जी, गंगा कह लेना आप। तो भाई मैं क्या कह रहा हूं, 84 इयर्स का रूल स्लेव डायनेस्टी का। इन 84 years में whether they were practicing Muslims or they were not practicing Muslims, the rulers were I'm talking about. But one thing is sure, that the rule remained in the hands of the Muslims, and the people who were preaching Islam, they got an open opportunity to preach Islam everywhere. The religious people, the literary people, the missionaries,
They kept on preaching Islam openly, and people kept on embracing Islam in great numbers. And in this manner, not overnight, but with the passage of time, Islam did not only remain intact, rather it kept on enhancing, which proved vital in the later stages of the political history of the subcontinent, when the movement of Pakistan took place, when people like Jinnah and Iqbal claimed that by all canons of the international community, Muslims were a nation, and Muslims were a different nation, and Muslims were a separate nation. And Iqbal said that the northwestern present-day Pakistan and northeastern present-day Bangladesh Muslim majority areas should be consolidated to form independent states. नया अब ये बात समझ आ जी गई सर, आपको? आ गई। ये इंपॉर्टेंस है इन 84 इयर्स की, जो स्लेव डायनेस्टी के 84 इयर्स लिखे हुए हैं, ये इंपॉर्टेंस है इनकी। और कुतुबुद्दीन ऐबक की क्या इंपॉर्टेंस है? चीजों को याद करना नहीं है, याद रखना है। कुतुबुद्दीन ऐबक की क्या इंपॉर्टेंस है? ये इंपॉर्टेंस है कि ही was the first ever person who took Islam to the northeastern part of the subcontinent, which is present-day Bangladesh, and he was the first ever person who laid the foundation here of first Islamic state. नया क्लियर होगी बात? जी सर। अब बात पहुंची खिलजी डायनेस्टी पे। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी was the one who laid the foundation of खिलजी डायनेस्टी। 1290 में इसकी बुनियाद रखता है। 1290 से 1296 तक वो यहाँ पे सुल्तान रहता है। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने, क्योंकि he betrayed the सुल्तान, मुइजुद्दीन केकूबाद को मरवा दिया, इसने फेंक दिया दरिया में और खुद सुल्तान बन बैठा। That's why दिल्ली के लोग जी सर, मतलब मुस्लिम्स पसंद करते थे और हिंदू नहीं पसंद करते थे। मुस्लिम्स की बात नहीं हो रही, मैसेज ऑफ दिल्ली, दिल्ली की आवाम की बात हो रही है। इट हैज गॉट नथिंग टू डू विद हिंदूज और द मुस्लिम्स। ये बस लोग इसको, दिल्ली के लोग नापसंद करते थे दो तीन वजूहात पे। एक तो वजह ये थी कि इसने हमारे सुल्तान को बिट्रे किया और खुद सुल्तान बन, इसलिए नापसंद करते थे। वो कहते थे कि ये छोटी जात का अफगान है। जात पात को हम लोग तो कंसिडर कभी नहीं करते, उस जमाने में लोग कह रहे थे। अफगानिस्तान का एक गांव था छोटा सा, उसका नाम था खिलिज, KHILIJ, खिलिज। तो ये उस मुनासबत से इसको कहते थे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। नया आप समझ आ गई बात? जी सर। तो यहाँ के लोग कहते थे कि ये फ्रॉडिया, मिस्टर फ्रॉडिये। इस पे गाना भी बना था बड़ा मशहूर, पता नहीं आपने सुना के नहीं? आप सुना हुआ गाना मिस्टर फ्रॉडिये? नहीं सुना हुआ? नेट पे लगा के सुनना, बड़े मजे का गाना, शहजाद राय ने गाया हुआ। अच्छा जी, जनरल नॉलेज अपनी ठीक रखा करें, IQ लेवल ठीक रखा करें। ओके जी, तो नया आपने पहले क्या पढ़ा हुआ है? एकेडमिक बैकग्राउंड क्या आपका? बिजनेस स्टडीज कैनेड से। बिजनेस स्टडीज कैनेड से? जी ऐसे ही? जी। अच्छा बेटे, पेपर में लंबा लिख लेती हो सवाल का जवाब कि इतना छोटा सही बस? नहीं, मुझे डू यू फील that without having the distinguished and valuable services of Sir Syed Ahmad Khan, Muslims would not have been able to get the modern education? तो आप जवाब 20 नंबर के सवाल के जवाब में आप तो बेटे सिर्फ खाली यस लिख के आएंगे। यस है ना आप कि वहां लिख लोगी पूरा? लिखेंगे सर। चलो, तो बड़ी मेहरबानी है आपकी। बात करते ना। अच्छा, बिजनेस स्टडीज, ग्रेट। बेटे अंदाजा लगाओ, नया आप इंटरव्यू दे रही हैं और इंटरव्यू आपसे पूछा, ओके फाइन, व्हाट इज योर एकेडमिक बैकग्राउंड? आप कहती हैं बिजनेस स्टडीज, ग्रेट। इतना गुस्सा? फिर बेटे मैंने तो कुछ कहा ही नहीं आपको, है इतना गुस्सा? कोई एहतियातन नहीं जी, वो मैं वापस लेता हूँ स्टेटमेंट, वो खुश नसीब आदमी वाली। सर तो और क्या बोलूं? भी बात करो। बिजनेस एजुकेशन हासिल की हुई है, आपका बिजनेस एजुकेशन फ्रॉम किनेड कॉलेज लाहौर, बिजनेस लॉ किनेड। हो महाराज साथ बेटे, तू पास मोजर रखा कर, जो सवाल करे उसको जवाब देके साथ गोली भी मार देता। इतना गुस्सा जी? अच्छा चलिए जी, हम डर गए भाई बहुत, मैं तो कमजोर दिल का आदमी जी, मैं पहले ही बहुत डरता हूँ। अच्छा जी, तो नया कहानी समझ आ गई सारी।
नया आपको ये पता चल गया कि ये दिल्ली के लोग नापसंद क्यों करते थे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को? क्योंकि वो नीच जात का था। नीच जात का नहीं था, छोटी जात का था। नीच कहां से आके, शूद्र था वो। शूद्र थोड़ा ही था, नीच जात का कैसे हो गया? अच्छा, बोली बोली तो बहुत अच्छा करती है बेटे, थोड़ा बोल तू, थोड़ा सा बोला कर, ज्यादा बोली तो तूने पूरा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी नीच जात का कर दिया। अच्छा ना यार, बड़ी बड़ी बात है बेटा, मर्जी आपकी। वो ऐसे शाह साहब कह रहे हैं बद जात था जी वो। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की तो आज शामत ले आए आप लोग भाई। ओके जी, एक छोटी जात का अफगान था, खिलिज गांव का रहने वाला था, इसलिए यहाँ के लोग उसे नापसंद करते थे। दैट इज वाई जलालुद्दीन फिरोज खिलजी वाज द ओनली वन who did not have, who was not having his seat in Delhi. Instead, he ruled India from a small place, Kilokhri, Kilokhi, Kilokhri. स्पॉगमाई खटक कहती हैं वर खिलजीज अफगान। यस, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, मैंने आपको बताया खिलिज एक गांव है अफगानिस्तान में, ये वहां से आए थे, तो दैट इज वाई खिलिज से इनको खिलजी कहा जाता था। ठीक है स्पॉगमाई खटक। लेकिन जो बंदे इनके यहां आके पैदा हुए इंडिया में, वो तो इंडियंस ही है ना, वो तो खिलिज के नहीं है, लेकिन वैसे नाम की मुनासिबत से साथ वो लगाई जाते हैं। सर कैन यू रिपीट द नेम ऑफ द प्लेस ही रूल्ड फ्रॉम? या किलोखड़ी, मारिया रेशम किलोखड़ी, के आई, भाई मारिया रेशम उसने सवाल पूछा है, किलोखड़ी जगह का नाम है, KILOKHRI, किलोखड़ी। ओके, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। Jalaluddin Firoz Khilji, when he got the reins of power, he was 70 years old. Jalaluddin Firoz Khilji was, or he was a very able person. Jalaluddin Firoz Khilji was. काम 6 साल हुकूमत करता है, 1290 से 1296 तक। इसके टाइम में जो मंगोल्स थे, they kept on invading, and every time he managed to suppress the invasions of Mongols. ये भी बात समझ आ गई ना आप? जी सर। ओके, तो 1296 तक ये रहा। हुआ क्या, इसका दौर बिल्कुल ठीक चल रहा था। काम खराब यहां से हुआ कि इसने अपने एक भतीजे को बुलाया जिसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। इस भतीजे को इसने अपना दामाद भी बना लिया और स्टेट ऑफ अवध का इसको गवर्नर, एक स्टेट का गवर्नर भी बना दिया अलाउद्दीन खिलजी। रिपीट, मंगोल्स पार्टनर, मंगोल्स पार्ट, हाँ जी सभा कह रही, मंगोल्स वहां इन्वेड करते थे ना सब कॉन्टिनेंट में बेटा, तो उसको हर दफा इसकी फौज जो थी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की, उनकी इन्वेजन्स को सप्रेस कर देती थी, उनको भगा देती थी, इंडिया पे कब्जा नहीं करने देते थे उन्हें। ठीक है सबा खान, क्लियर होगी बात? लेख दो क्लियर है। ओके, बात आगे चलती है कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अपने भतीजे अलाउद्दीन खिलजी को बुला। मोहम्मद अमीर हमजा क्या कहते हैं? यार बात करने दो सर। जस्ट अ क्वेश्चन, वर द मंगोल्स स्टिल इन कंट्रोल ऑफ लाहौर एंड सुल्तान ड्यूरिंग? नहीं जी नहीं, उनसे वो रूल छीन लेते थे, वो चले चले जाते थे, फिर कब्जा करते थे किसी इलाके में, फिर वो छुड़ा लिया जाता था, जस्ट लाइक दैट। ओके, तो बात क्या बनी जी? बात ये बन रही है भाई कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अपने भतीजे अलाउद्दीन खिलजी को बुलाया, उसको एक स्टेट का गवर्नर बनाया और उसने अपनी बेटी की उससे शादी भी कर दी। हाँ जी, जहां से बहुत अहम बात कर रहे हैं, कहते हैं कि सर पद्मावती मूवी में कौन सा खिलजी है? अलाउद्दीन खिलजी है। लेकिन प्लीज मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने पद्मावत मूवी जो है वो देख रखी है, प्लीज जेन से उसको झटक दे। वो बिल्कुल डिफॉर्म कर दिया उन्होंने, हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट कर दिया है, बिल्कुल गलत बनाई है। सिर्फ मुस्लिम बायसनेस जो है उसकी वजह से उन्होंने ऐसा वो घटिया एक्ट दिखाया अलाउद्दीन खिलजी का, हालांकि ही वाज जेम ऑफ अ पर्सन अलाउद्दीन खिलजी वाज, एक आधे काम के अलावा। ओके, ऑल फेक बनी हुई है जी, हसान अहमद कहते हैं, बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, तो अलाउद्दीन खिलजी जो है वो एक स्टेट का गवर्नर भी है और साथ वो इसका क्या रिश्ते में क्या लगता है नायाब, इसका वो भतीजा भतीजा और सन इन लॉ।
ये नहीं देखे, क्योंकि दो थे ना, भतीजा भी था और सन इन लॉ भी था, तो नायाब ने एक बताने पे जो है वो इत्तेफाक किया, उसने ज्यादा नहीं बोलना, बस एक बताऊंगी और वो है भतीजा। अच्छा नायाब ठीक है जी। जी जी जी। ओके। अच्छा फिर क्या हुआ जी कि ये अलाउद्दीन खिलजी जो है, इसकी जिंदगी किसी अजाब से कम न थी। उसकी वजह ये थी कि दो औरतों ने इसकी जिंदगी अजाब कर रखी थी, एक इसकी बीवी थी, एक इसकी मदर इन लॉ थी। अच्छा, वो बीवी को कुछ कह नहीं सकता था क्योंकि वो सुल्तान की बेटी है, अगर वो उसको कुछ कहने की कोशिश करेगा तो सुल्तान उसको कत्ल करा देगा, तूने मेरी बेटी के साथ जो है वो मारा, उसको अब्यूज किया, मैं घर से बाहर निकाला। और मदर इन लॉ तो खैर उसको किसी सुल्तान की बीवी होने की जरूरत ही नहीं है, ये मदर इन लॉ को तो वैसे ही आप कुछ नहीं कह सकते भाई। अच्छा जी, तो अब वो भी सुल्तान की बीवी है, उसे कुछ कह के मरना है, तो बेचारा चुप करके जुल्म सहता रहता था अलाउद्दीन खिलजी, और बड़ा दुखी बैठा रहता था। एक दिन जो उसका भाई था अलाउद्दीन खिलजी का, हुज नेम वाज उगल खान, लिख लें UGHAL। एडमिन भाई क्या के मुझे वो चाय पिला दो यार, आज चीनी ना होने के बराबर डालनी है, चीनी नहीं डालनी, ठीक। नया नाश्ता किया आपने? जी सर, किया है सर। किया है, किया, अच्छा सॉरी किया। तो नया आप कहीं जॉब करती हैं? नहीं सर, अभी तो बस ग्रेजुएट हुई है, वो भी अभी डिग्री कंप्लीट नहीं हुई। अच्छा डिग्री अभी कंप्लीट नहीं हुई, तो लाहौर की रहने वाली हैं आप? जी। वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा जी, तो नया यहाँ तक मेरी बेटी कहानी समझ आ रही है आपको सारी? जी आ गई। अलाउद्दीन खिलजी का भाई आ गया जी उगल खान, UGHUL, उगल खान। उगल खान ने कहा कि अलाउद्दीन पायन पायन, उसे क्या कहता है, पायन पायन, आप इतने उदास क्यों बैठे हैं? उसने कहा यार जिंदगी अजाब बन गई है, ये दोनों औरतें आती जाती मुझे जलील करती हैं, मैं कुछ कह भी नहीं सकता, मेरी बीवी जो है वो सुल्तान की बेटी है, और जो मेरी मदर इन लॉ है, सास है, वो सुल्तान की बीवी है, तो जिंदगी अपनी जो इस दौर से गुजरी गालिब, हम भी क्या याद करेंगे कि खुदा रखते थे। तो उगल खान ने कहा भाईजान इसका तो बड़ा आसान हल है। उसने कहा क्या हल है? उसने कहा सर उठा के बाहर भेंगे इनको महल से। कहते यार आहिस्ता बोलो, क्या बात कर रहे हो, सुल्तान कत्ल करा देगा। कहता है भाईजान फिर इसका एक ही हल है। नया हल बताने लगा उगल खान, बता दे। जी जी बताएं। हल ये उगल खान ने बताया कि उसने कहा अलाउद्दीन पायन, इसका हल यही है कि आप सुल्तान से ज्यादा अमीर हो जाएं ताकि हमें सुल्तान का डर खत्म हो जाए। उसने कहा यार सुल्तान से ज्यादा अमीर कोई कैसे हो सकता है, क्या बात करते हो? उसने कहा जनाब मैं बताता हूं, एक जगह है दीवागढ़ी, DEEWAGRI, दीवागढ़ी, लेकिन हम उसको इंग्लिश में लिखेंगे दीवागरी। उसने कहा जनाब यहां बेशुमार दौलत है, हीरे जवाहरात और अशरफिया दिरम व्हाटएवर, आप बस कब्जा करने ही करे, कोई खास फौज भी नहीं उनकी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि यार जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी है सुल्तान, वो कभी इजाजत नहीं देगा हमला करने की। तो उसने कहा भोले बादशाह सुल्तान से पूछता ही कौन है, हम खुद ही अटैक कर देंगे, बादशाह सुल्तान को पता नहीं चलने देंगे, महल की केबल मैं कटवा दूंगा और मजे से हम अटैक कर देंगे। नहीं आप समझ आ गई बात? सर ये दीवागिरी किसकी ओनरशिप में थी जगह? कहाँ? इंडिया में था, इनके अंडर ही था। ठीक है, लेकिन कुछ स्टेट्स जो हैं, few states used to act independently. It was one of the states which was acting independently and it was a very very rich state. अच्छा जी, इन्होंने यहाँ पे किया जी अटैक, उगल खान और अलाउद्दीन खिलजी ने बेशुमार दौलत हासिल कर ली। इतनी दौलत हासिल की यहां तक कि एक हॉल कमरे का दरवाजा खोल के जब अंदर दाखिल हुआ अलाउद्दीन खिलजी कब्जा करने के बाद दीवागढ़ी पे, तो उस हॉल कमरे की चारों तरफ दीवारों पे रैक्स बने हुए थे और रैक्स में हीरे ही हीरे प्लेस थे, और सेंटर में एक टेबल पे बहुत बड़ा खूबसूरत हीरा रखा हुआ था जिससे शुआएं निकल रही थी और पूरा हॉल कमरा रोशन हो रहा था। तो अलाउद्दीन खिलजी के मुंह से निकला कि वल्लाह
ये तो कोहे नूर है। हाँ जी, समझ आ गई जी कोहे नूर कहाँ है? आजकल कहाँ है कोहे नूर नायाब? पता नहीं सर। पता कराएं। मलका बरतानिया क्वीन एलिजाबेथ के पास है, ठीक है? वो देखें, वो एलिजाबेथ के साथ जो लोग हैं उन्हें सारों को पता है, वो लिख रहे हैं। मुस्तफा इमरान तो उसके साथ वहां पे हुकूमत भी करता है, उसे भी पता है। मोहम्मद अहमद कहते हैं द क्राउन ऑफ क्वीन एलिजाबेथ है, बिल्कुल ऐसा ही है जी। हाँ जी नायाब, आप समझ आ गई? जी जी सर। अच्छा स्टोन, जी सर आगे समझ। जरूरी है भाई, ये समझ आ गई, वेरी गुड। ओके जी, तो इस तरह ये हो गए बहुत ज्यादा अमीर। अमीर तो हो गए, लेकिन अब लगा डर, ठीक है जी। तो डर अब लगा, तो फर्क ज़ेब साहब कहते हैं जी मैं डिस्कनेक्टेड था, मुझे पता नहीं है कि अमीर कैसे हुए। तो बेटा एक स्टेट थी दीवागढ़ी, इंडिपेंडेंट स्टेट थी, वहां पे बेशुमार दौलत थी। इन्होंने सुल्तान की मर्जी के बगैर वहां अटैक किया, वहां से बहुत सारे हीरे जवाहरात अशरफियां हासिल की और ये बहुत अमीर हो गए। फर्क ज़ेब अगर बात समझ आ गई तो यस लिखते। अब अमीर हो गए, लेकिन अब लगा डर। डर किस बात का लगा है कि अब सुल्तान होगा गुस्से कि मेरे से बगैर इजाजत वहां पे अटैक किया क्यों था तुम लोगों ने। तो उगल खान ने कहा भाई ना फिक्र ना करें, आप मेरे साथ चलें। ये शहर के बाहर दरिया है जहां सुल्तान है, दरिया के पार खेमा लगाते हैं, आप खेमे में बैठ जाएं, खेमे से बाहर ना निकलिएगा, मैं खुद जाके सुल्तान को मिलता हूं। तो उगल खान सुल्तान को मिलने गया और जाके सुल्तान को उसने माफी मांगी कि जनाब आपके दामाद ने, आपके भतीजे ने, आपका बेटा ही है, उसने इतनी बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है जी कि उसने दीवागढ़ी पे कब्जा करके बेशुमार दौलत हासिल कर ली है। तो सुल्तान बड़े गुस्से में था, उसने कहा उसने किससे पूछ के अटैक किया है। उसने कहा जी बस गलती हो गई, उससे अटैक तो उसने कर दिया, लेकिन वो बड़ा शर्मिंदा है और अब वो आपसे ये चाह रहा है कि आप उसको माफ कर दें। तो सुल्तान ने कहा चलो ठीक है मैंने माफ कर दिया, उसे कहो कि आ जाए। तो उगल खान ने कहा सुल्तान सॉरी, वो नहीं आएगा, वो डरा हुआ है बहुत। अगर मैंने जाके कहा सुल्तान ने माफ कर दिया है आ जाओ, तो वो डरा हुआ है, वो समझेगा कि मुझे फांसी देने के लिए बुला रहे हैं, कत्ल करने के लिए बुला रहे हैं, माफ नहीं किया। तो सुल्तान आप चलें। सुल्तान ने कहा बेवकूफ आदमी, कभी सुल्तान भी गया है खुद, जिसने आना होता है वो सुल्तान के पास आता है। तो उसने कहा सरकार माफी दे दे। इतनी मेहनत करना डाला उगल खान ने कि आखिर सुल्तान कहता अच्छा चलो मैं चलता हूं। तो सुल्तान इसके साथ गया, दरिया के पार पहुंचा। तो उगल खान ने लकड़ी का एक डंडा उस सुल्तान के सर में मारा और अलाउद्दीन खिलजी जो के सुल्तान को सलाम करने के लिए खेमे से बाहर निकला था, तो इसने डंडा मार दिया, सुल्तान वहीं पे गिरा और सुल्तान मर गया। अब जब सुल्तान मर गया तो इन्होंने ऐलान कर दिया हर तरफ कि सुल्तान मारा गया है और अब से सुल्तान होगा अलाउद्दीन खिलजी। लेकिन उसकी बेगम ने उधर क्या गेम डाली जी, सुल्तान की बेगम ने, उसका एक बेटा था, उसका नाम था रुकनुद्दीन। ऑब्वियसली इट इज सम अदर रुकनुद्दीन, वो पहले वाला रुकनुद्दीन तो मरकब गया हुआ। उसने कहा जी आज से मेरा बेटा रुकनुद्दीन सुल्तान होगा। नया अब यहां तक बात समझ आ रही है? जी सर। तो सुल्तान के बंदे जो है अलाउद्दीन खिलजी को जब पता चला कि रुकनुद्दीन को मलका सुल्तान बना रही है, तो अलाउद्दीन और उगल खान को बहुत गुस्सा चढ़ा। उन्होंने कहा वाह जी वाह, गेम हम चलाएं सारी, जलालुद्दीन फिरोज को कत्ल हम करें और सुल्तान बने इसका बेटा। ये नहीं होगा, ये तो किसी किताब में नहीं लिखा, कत्ल हमने किया। अब यही तो कयामत है कि वो सुल्तान अपने बेटे को बनाने लगी है मलका। तो उसने क्या किया जनाब? तो अलाउद्दीन का भी तो बेटा है। अलाउद्दीन भी तो, अलाउद्दीन का भी तो बेटा है। अलाउद्दीन का कौन सा बेटा है बेटा, मैंने तो जिक्र ही नहीं किया। आपने कहा उसकी बीवी का बेटा है, तो मतलब उसके बाप का बेटा भी तो हुआ। ये कौन सी साइंस है कि जो आपकी बीवी का बेटा है वो आपके बाप का भी बेटा है? ये समझ से बाहर है। किसका? जलालुद्दीन का कह रही हो? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का कह रही हो? हाँ ठीक है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का बेटा है ना रुकनुद्दीन, ठीक है। अलाउद्दीन तो भतीजा है ना। अच्छा, भतीजा भी है और दामाद भी है, भूल गई? अभी थोड़ी देर पहले खुद ही तो बताया था। जी जी सर। ठीक है। मजा आ गया। वो कहते
मारो मुझे मारो यार मैनू चक ले मैं कहां फंस गया। अच्छा चलें जी ठीक है, क्या कहानी बन रही है नया। वेरी गुड, यू रियली मेड माय डे। मैं सारा दिन हंसता रहूंगा। वेरी गुड नया बेटे। अच्छा जी वेरी अच्छा। फर्क से आप पूछ रहे थे शहर का नाम। शहर का नाम है किलोखड़ी, सॉरी दीवागढ़ी, DEEWAGRI, दीवागढ़ी। अच्छा नया अब यहां तक बात करिए, आगे चलूं। जी सर। वही वीडियो हैंग हो गई उनके स्टॉक में खटे की एडमन। हाँ उनके एंड से जो भी है वो बता रहे हैं भाई। अच्छा जी उगल खान को इसने अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि भाई वो उसको सुल्तान बनाने लगे, रुकनुद्दीन को, मेरे उसको साले को, ब्रदर इन लॉ को, इसको कत्ल कर दे। तो उगल खान भागा जनाब कत्ल करने के लिए। का रुकनुद्दीन को पता चला कि उगल खान कत्ल करते आ रहा है, बड़ा बहादुर था, डर गए, भागे दोनों, ये उसके पीछे भागा उगल खान दोनों के। वो ये यहाँ से नई मोटरवे जो बनी है ना वहां से निकल गए वो मुल्तान की तरफ, ये भी उनके पीछे पीछे गया। और जनाब ही फॉलोड देम लाइक अ गाइडेड मिसाइल। वो क्योंकि बहुत पहले निकल गए थे, वो मुल्तान पहुंच गए। ये अभी यूएसओ पे ही था। ये कहां था नायाब? यूएसओ कहां था? यूएसओ वो क्या होता है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ ओकारा। अच्छा ठीक है जी। ये भी यूएसओ पे था, वो मुल्तान भी पहुंच गए थे। दे वुड हैव एस्केप्ड, लेकिन वो मुल्तान में रुक गए। नायाब रुके पता क्यों? है नायाब क्यों रुके बेटे वो? सर आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है, आप बोलेंगी तो आवाज आएगी। आपकी वीडियो पॉज हो गई थी। हाफिज का मुल्तानी सोन हलवा खाने के लिए रुक गए। ठीक है जी। और जब वो रुक गए तो ये ऊपर से पहुंच गया उगल खान, और इसने उनको जब कत्ल करने लगा तो उस लड़के ने, रुकनुद्दीन ने कहा भाई मेरी आखिरी ख्वाहिश तो पूरी कर दो। उसने क्या है? उसने कहा माई बाप ये हाफिज का मुल्तानी काजू वाला सोन हलवा मुझे पूरा खाने दो। उसने पूरा खाया और फिर उगल खान ने उसको कत्ल कर दिया। नया आवाज आ रही है? बात समझ आ गई? जी सर। ओके तो इस तरह वो दोनों मारे गए और फिर अलाउद्दीन कंपैटिटर मज़े से 1296 लेके 1316 तक 20 साल हुकूमत करता रहा। इन 20 सालों में अलाउद्दीन खिलजी डिड वंडर्स। He was a gem of a person in real sense, अलाउद्दीन खिलजी was। इसने यहाँ पे ट्रेडर्स को रजिस्टर किया अलाउद्दीन खिलजी ने। इसने यहाँ वाइन पे पाबंदी लगाई अलाउद्दीन खिलजी ने। इसने यहाँ सेक्शन 144 आजकल का जो है सोशल गैदरिंग पे पाबंदी लगाई इसने अलाउद्दीन खिलजी ने। सोशल गैदरिंग कहता है ना करो, कोरोना के दिन है। ये कौन कहता था नायाब? खिलजी, सॉरी अलाउद्दीन खिलजी कहता था। देखिए उसका विजन उस जमाने में कि सोशल गैदरिंग पे पाबंदी लगाओ, क्योंकि लोग इकट्ठे होंगे तो हुकूमत के खिलाफ साजिश करेंगे ना। अच्छा जी मोहम्मद अहमद वो बड़े परेशान है जी। मोहम्मद अहमद वो पूछ रहे हैं कि रुकनुद्दीन का क्या रिलेशन था अलाउद्दीन खिलजी से। तो उसका हाँ, ये मुझे भी नहीं रिलेशन समझ आ रही सर। ये वो है, वो उसकी बेगम का भाई था ना बेटा, साला, ब्रदर इन लॉ। ठीक है नया बता तो दो अगर समझ आ गई। ठीक है सर। मोहम्मद उस्मान असलम कहते हैं व्हाई ही डिड नॉट अलाउड सोशल गैदरिंग, व्हाई ही डिड नॉट अलाउ, नेवर यूज सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब ट्वाइस। उस्मान नेवर एवर। अच्छा सर मिस्टेकन कॉल्ड हिम हिज सन बिफोर। मैंने कहा उसका बेटा रुकनुद्दीन। सर यू मिस्टेकन कॉल्ड हिम हिज सन बिफोर। रुकनुद्दीन को मैंने अलाउद्दीन का बेटा कह दिया? मैं पागल हूं? मलका का बेटा है भाई, जिसने मलका ने कहा कि आज से मेरा बेटा सुल्तान होगा। तो अलाउद्दीन खिलजी को गुस्सा चढ़ा कि सुल्तान को कत्ल मैं करूं जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को, और सुल्तान मलका अपने बेटे को बना दे। ये कहा था भाई। एमी मेरे पे इल्जाम लगा सर तुम आपने कहा था। हाँ मैंने कोई नहीं कहा, खबरदार मेरे खाते में लगा बात डाल दिया आपने। ओके तो क्या हुआ भाई?
मुझे भुला देते उसकी बात कहाँ पे पहुंचा था जी? नायाब कहाँ पहुंचा था? Social gathering, no social gathering. The policies by शाबाश। Alauddin. सोशल गैदरिंग पे पाबंदी लगाई, ट्रेडर्स को रजिस्टर कराया, उसने यहाँ पे लैंड सर्वे सिस्टम शुरू करवाया। उसने कहा ये नहीं कि ऐवी आंखें बंद करके हर किसी पे टैक्स लगा दो, पहले उसकी लैंड का सर्वे करो, वो लैंड से क्या काम ले रहा है, फिर उस पे टैक्स लगाओ। इस तरह अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पे हॉर्स ब्रांडिंग स्टार्ट करवाई। हॉर्स ब्रांडिंग, ये जो पिक आपके पास आई है इसमें ये जो खाली जगह है इसकी मैं पॉलिसीज बता रहा हूँ अलाउद्दीन खिलजी की, कि 1316 से 1296 से 1316 तक ये रहा, ये काम ये करता रहा। इसके दौर में मंगोल्स ने बहुत दफा इन्वेड किया, एवरी टाइम देयर इन्वेजन्स वर सप्रेस्ड। और इसका एक जो कमांडर था फौज का, उसका नाम था जफर खान। जफर खान जो है ही वॉज अ वेरी ब्रेव पर्सन, और उसने हजारों, लाखों नहीं तो हजारों मंगोल उसने अपने हाथों से मारे थे। आज तक मंगोल्स की हिस्ट्री में जफर खान का नाम बतौर टेरर इस्तेमाल होता है। और जफर खान जो है 1299 में 2 लाख मंगोल आ गए। कितने मंगोल आ गए नायाब? 2 लाख। 2 लाख। और दिल्ली का मुहासरा करके बैठे, जाते थे, बल्कि शाम को तो डीजे बुलाते, जितने मंगोल वाले जितना दूजे जो कौमा ने फिर बहुत पिटना, ये गाते थे बैठ के वहां पे। नया ठीक बात है ये? जी कहती जी ठीक है। इतनी लंबी बात का जवाब दिया जी, बात खत्म हो गई यहाँ पे। ठीक है, मैं एक शो कंडक्ट कर रहा था, वो लाइव शो था, 1 आवर का था, और फारूक जमीर साहब उसमें एक हमारे एक्टर होते थे पुराने, अब बहुत हो गए, वो तशरीफ लाए थे। तो हमने उनको पूछा कि फारूक जमीर साहब, अब 1 घंटा लाइव गुजारना इट्स हेल ऑफ अ टाइम। तो उनको पूछा कि फारूक जमीर साहब आप बचपन आपका कहाँ गुजरा, और आगे मुझे कत्ल कर देंगे। फिर उन्होंने सुन ली ये बात। हाँ, होस्टिंग ऑब्वियसली पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान से बाहर भी होस्टिंग तो करता रहता हूँ उस तरह। अच्छा जी, नहीं रेडियो नहीं उस्मान असलम साहब किया मैंने कभी, पता नहीं रेडियो मुझे उलझन होती है कि यार इसमें बंदा नजर तो आ नहीं रही है क्या। उसी तरह मुझे आपकी ऑनलाइन क्लास से भी उलझन हो रही है, मुझे नजर तो आ नहीं रही, मैं अंदाजे से बात कर रहा हूँ, और अंदाजे से बातचीत करके बड़ा सारा जब सवाल करता हूँ तो नायाब कहती है जी। ठीक है। नया ये बात समझ आ रही है आपको? मुझे आपकी पंजाबी समझ नहीं आई थी, इसलिए मैंने कहा था सोच के। पंजाबी तो मैंने बोली ही नहीं बेटे, पंजाबी कब बोली मैंने? पंजाबी तो बोली नहीं सर मैंने। मुझे नहीं पता, मुझे क्या क्या मुझे बातें आपकी हर बात उल्टी क्यों समझ आ रही है? क्या कर रही हो नया? मैंने तो पंजाबी बोली ही नहीं। कभी कहती हो जी आपने कह दिया जी कि वो मोहम्मद बिन कासिम यहाँ आया हुआ था 17 साल का था। मैंने तो आज कासिम का जिक्र ही नहीं किया। अच्छा, सुनहरा कहती है वो जो मंगोल सॉन्ग था, भाई वो मंगोल सॉन्ग नहीं था मेरे बेटे, वो आप लोगों का सॉन्ग है, आप लोगों ने बनाया हुआ है आजकल, कि जितना वही इमरान खान जितना दूजियां जमाता फिर बहुत पिटना, मेरा कोई उसमें कसूर नहीं है भाई। अच्छा जी, तो बात कहां तक पहुंची? बात यहां तक पहुंची, दुआ आपका कैमरा ऑन है उसको ऑफ कीजिए। अच्छा जी, बात यहां तक पहुंची कि जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी मारा गया, अलाउद्दीन खिलजी की हुकूमत चल रही है। मैंने कहा ही वाज जेम ऑफ अ पर्सन। 1296 से 1316 तक वो हुकूमत करता है, 20 साल, और इन 20 सालों में उसने जो अलाउद्दीन खिलजी है उसने बहुत सारी यहाँ रिफॉर्म्स की। हॉर्स ब्रांडिंग करवाता था। देखिए फौज के घोड़े होते थे महंगे, लोग महंगे दामों वो घोड़ा बेच के सस्ता घोड़ा खरीद के वहां खड़े कर देते थे। नंबर ऑफ हॉर्सेस पूरे रहते थे, लेकिन वो करप्शन हो रही थी इस तरह। तो वो उसने हॉर्स ब्रांडिंग स्टार्ट कर दी। रॉयल स्टैंप एक इनोवेट करवाई जो कि फौज के घोड़ों पे लगती है ताकि पता चले कि फौज का घोड़ा ना खरीद सके। तो बहुत सी उसकी इनोवेशन थी अलाउद्दीन खिलजी की। अलाउद्दीन खिलजी 1316 के नजदीक जाता जाता बीमार हो गया। नायाब बेटी ने बहुत देर बात की है जी मेरे से, उसे बातें भी आपको राइट लेफ्ट की समझ आनी शुरू हो गई। मैं कुछ कहता हूँ कुछ समझती है। तो नायाब बेटी से लेते हैं जी इजाजत। ठीक है नायाब जी, खुदा हाफिज सर। अच्छा, यानी मैंने कहा नायाब बेटी से लेते हैं इजाजत, कहती खुदा हाफिज। ठीक है।
ये इतना शॉर्ट हैंड में बात करती है। ओके ना बेटा, खुदा हाफिज, गुड, सलामत रहो, खुश रहो। और बात कराएं आप जी मेरी किससे? आगा फरहान अली साहब से बात कराएं। कल बात नहीं हुई, आगा साहब से नाराज हो रहे होंगे। अमीर हमजा कहते हैं मेरे से बात कराएं। अमीर हमजा आपसे बात करते हैं, आपका माइक नहीं चलता। जुनैरा बतूल कहती है सर इन विच ईयर 2 लाख मंगोल ट्राई टू इन्वेड दिल्ली। एक तो मेरे बेटी जुनैरा इसको कहेंगे 200,000 जब लिखेंगे। 2 लाख लिखना ना बजाते खुद एक वो नजर आता है कि बंदे को समझ नहीं है। 200,000 मंगोल्स, और वो था 1299। ओके, हाँ जी, लाइन पे आ गए आगा साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम आगा साहब, क्या हाल है जनाब? ठीक ठाक सर, आप सुनाए खैरियत से? आई एम फाइन, थैंक यू। आगा साहब अपनी डीपी लगा दें, ज़ियारत ही हो जाए करे आगा साहब। सर डीपी छोड़े, आप बस पास करा दें। ये कौन सा असूल निकाला है भाई? मैं कैसे पास करा दूंगा भाई? पास बस में की पढ़ेंगे चाबी सर। मेरे पास है। ऐसा ही है सर। अच्छा, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी मरा। अलाउद्दीन खिलजी के अब 1316 आ गया। अलाउद्दीन खिलजी बिकेम सिक, बीमार हो गया, और इसने अपने एक दोस्त को बुलाया। हिज नेम वाज मलिक काफूर। याद रखें, अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को बुलाया और उसे कहने लगा काफूर मैं बीमार हूं, ट्राई टू टेक केयर ऑफ ऑल द एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स पर नजर रखो। और साथ उसने कहा काफूर मुझे अपनी बीवी पे और बड़े बेटे खिजर खान पे शक है कि ये मेरे खिलाफ साजिश करते हैं, इन पे भी नजर रख। समझ आ गई जनाब बात आगा साहब? यस सर। मलिक काफूर ने मलका पे और बड़े बेटे खिजर खान पे तो नजर रखनी ही थी, उसने अलाउद्दीन खिलजी पे भी नजर रख ली। और कहते हैं कि ही स्लो पॉइजन्ड अलाउद्दीन खिलजी। तो 1316 में जब अलाउद्दीन खिलजी फौत हो गया तो क्या चाहिए जी मलिक काफूर को? किसको सुल्तान बनना चाहिए अब? मलिक काफूर को सर। क्यों यार, बड़े बेटे को खिजर खान सुल्तान बनेगा, मलिक काफूर को बनेगा? सर पता नहीं, शायद दरमियान में दामाद ना बन गया, कुछ पता नहीं होता सर। दामाद अभी नहीं बनाना है, अभी जबरदस्ती है कोई। वही ना सर। अच्छा जी, मलिक काफूर में बीइंग एडमिनिस्ट्रेटर इसको चाहिए था कि जब अलाउद्दीन खिलजी फौत हो गया तो अलाउद्दीन खिलजी के बड़े बेटे खिजर खान को सुल्तान बना देता, लेकिन इसने उसको सुल्तान नहीं बनाया। लिखिए पेज पे एक साइड पे 4 बेटों के नाम अलाउद्दीन खिलजी के। एक का नाम है खिजर खान, दूसरे का नाम है शादी खान, तीसरे का नाम है मुबारिक शाह, तीसरा नाम है मुबारिक शाह, और चौथे का नाम है शहाबुद्दीन। अब ये जो तीनों ऊपर वाले लोग हैं, जो है खिजर खान, शादी खान और शहाबुद्दीन, ये मुबारक शाह, मुबारक शाह, इन तीनों को एक बॉक्स में डाल दें सर, और बॉक्स के आगे एरो लगा के, एरो के आगे लिखते हैं कि देवर यंग पीपल। ठीक है जी सर। अच्छा, जो शहाबुद्दीन है ही वॉज अ माइनर, काका पटाका उसके आगे लिखते छोटा सा, ठीक है, बल्कि बना भी दे छोटा सा, ठीक है जी। अच्छा, इसने क्या किया, मलिक काफूर ने बजाय इसके ये जो सबसे ऊपर आपने बड़ा बेटा लिखा खिजर खान, उसको सुल्तान बनाता, इसने सोचा कि अगर मैंने बगरा खान को सुल्तान बना दिया तो वो तो पहले दिन ही मुझे उठा के महल से बाहर फेंक देगा, इसलिए मैं छोटे से बच्चे मुइजुद्दीन केकूबाद को सुल्तान बना देता हूं ताकि वो मेरे अंडर रहे और एक तरह से सुल्तान इनडायरेक्टली मैं ही रहूं। आगा साहब ये बात समझ आ रही है क्या कह रहा हूं? सर समझ आ गया बिल्कुल। देखें वो सारा सुलेमान कह रही है नॉट बगरा। ये तो आप पुरानी बात कर रहे हैं, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की बात कर रहे हैं ना सर? तो क्यों कर रहा हूं सर? क्योंकि ये रिलेटेबल है ना, एनालिगस है। शाबाश, बिल्कुल, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। जिस तरह जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने बगरा खान को बड़े बेटे को सुल्तान नहीं बनाया था कि मुझे उठा के बाहर फेंक देगा, उसके पोते को सुल्तान बना दिया था, केकूबाद को बच्चे को, ताकि इनडायरेक्टली सुल्तान मैं ही रहूं। तो अब बात सुनिए, इसी तरह जो मलिक काफूर है उसने अलाउद्दीन खिलजी के बड़े बेटे बगरा खान को सुल्तान न बनाया
कि ये तो उठा के मुझे बाहर, बड़ा बेटा कौन था उसका, खिजर खान, खिजर खान को सुल्तान ना बनाया, ये तो मुझे उठा के बाहर भेज देगा। उसने क्या किया, उसने खिजर खान को और शादी खान को गिरफ्तार कर लिया जी, ठीक है, और दोनों को आगरा के किले में ले जाके कैद कर दिया और दोनों की आंखें निकाल दी ताकि कहीं मेरे खिलाफ रिवॉल्ट करने के काबिल न रह जाएं। ठीक है आगा साहब? सर अब ये दोनों अंधे शहजादे किले की तारीकियों में चलते फिरते जब कहीं आपस में टकरा जाते थे तो कहते थे अन्ना हो गए। ठीक है जी, यही का मसला है, इनको सर ऐसा है। दूसरी बात यह है कि जो तीसरा जवान बेटा है उसका क्या नाम है जी? सर मुबारक शाह। मुबारक शाह, वो छुप गया कहीं जाके। ओके, ठीक है। और सुल्तान इसने बना दिया छोटे काके को, शहाबुद्दीन को, यस सर, ताकि इनडायरेक्टली सुल्तान मैं ही रहूं। वो कुछ दिन शहाबुद्दीन सुल्तान रहा और उसके बाद इसके बंदे जो है उसको पकड़ के ले आए कहीं से जहां छुपा हुआ था मुबारक शाह। तो जब उसको कत्ल करने लगे तो मुबारक शाह ने उन बंदों को अपने बाप के अलाउद्दीन खिलजी के एहसान याद कराए कि हमने तुम पे कितने एहसान कर रखे हैं। तो उनका दिल पसीज गया। दे एडमायर्ड द सर्विसेज ऑफ द फादर ऑफ मुबारक शाह, अलाउद्दीन के एहसान। उन्होंने कहा हाँ जी बिल्कुल ठीक है, हमें समझ आ गई है कि ये मलिक काफूर जो है ये रिवॉल्ट कर रहा है, सुल्तान के खिलाफ रिवॉल्ट कर रहा है। तो इंस्टेड मुबारक शाह, वो बंदे जो थे, दे किल्ड मलिक काफूर और इस तरह सुल्तान बन गया मुबारक शाह। सर अब सुल्तान तो बन गया मुबारक शाह। सुल्तान बनने के कुछ दिन बाद उसने अंदाजा लगाया कि जो मेरा छोटा भाई है ना काका पटाका शहाबुद्दीन, इसके मुंह को सुल्तानी का खून लग गया है, तो ऐसा ना हो ये 4-5 साल बाद बड़ा होके मेरे खिलाफ रिवॉल्ट करे और मुझे ही ले डूबे। तो उसने सोचा कि इसको रास्ते से हटाया जाए, लेकिन शहाबुद्दीन से, छोटे भाई से उसको प्यार भी बड़ा था जी, क्या कहता उसको। तो इसलिए उसने शहाबुद्दीन के लिए एक बहुत ही एक्सपर्ट आदमी को बुलाया और कहा कि मेरा छोटा भाई है, लाडला है, इसे तकलीफ ना हो, बस इसकी आंखें निकाल लो। तो शहाबुद्दीन की भी आंखें निकाली और शहाबुद्दीन वाज आल्सो सेंट टू द सेम फोर्ट जहां पे खिजर खान और शादी खान अंधेपन की जिंदगी गुजार रहे थे। तो अब किले में अंधे शहजादे आगा साहब कितने हो गए? 3 हो गए। 3 हो गए। कौन कौन? खिजर खान, शादी खान और शहाबुद्दीन। शहाबुद्दीन, तीनों अंधे शहजादे जब अपनी जिंदगी की तारीकियों से लड़ते झगड़ते किले की तारीकियों में एक दूसरे से टकरा जाते थे तो कहते थे अन्ना हो गया। ठीक कहेंगे यार, और होने के इस तरह सुल्तान बन गया मुबारक शाह। 1316 1316 से लेके 1320 तक मुबारक शाह सुल्तान रहता है और इन 4 सालों में इसने बड़ा अजीबोगरीब काम दिखाया। ये जो मैंने पिक आपको बोर्ड की सेंड की है आज आके, इसमें आप देखें तो मुबारक शाह को रेड लिखा हुआ है मैंने, यानी इट मींस कि ही हैज गॉट सम इंपॉर्टेंस बट इन नेगेटिव मैनर। अगर आप समझ आ गई बात सर? नेगेटिव मैनर में इस तरह के इसका एक हिंदू दोस्त था, उसका नाम था खुसरो शाह। खुसरो शाह हैड अपैरेंटली एम्ब्रेस्ड इस्लाम, बज़ाहिर उसने इस्लाम कबूल कर लिया हुआ था, लेकिन दर हकीकत दिल से वो अपने हिंदू रिलेटिव्स और हिंदू दोस्तों के साथ ही मिला हुआ था और इस्लाम का दुश्मन ही था। लेकिन मुबारक शाह का बड़ा दोस्त था, इतना क्लोज था इसके कि हर वक्त इसके साथ होता था, रहता इसके साथ था और हर बात ये है उसकी मानता था खुसरो शाह की। खुसरो शाह इसको हर वक्त ड्रंक रखता था। 4 साल इसने जो हुकूमत की मुबारक शाह ने, वो एक तरह से खुसरो शाह ही की हुकूमत थी। खुसरो शाह करता क्या था, उसने इसको देखा कि ड्रंक है और साथ उसे पता चला कि यार ये जो फौज का सरबराह ये बड़ा लॉयल है सुल्तान का, तो उसने इसको कहना खुसरो शाह ने कि मुबारक शाह साहब सुल्तान, ये जो फौज का सरबराह है मुझे पता चला है ये आपको कत्ल करवा के खुद सुल्तान बनना चाहता है, तो इससे पहले ही आपको कत्ल करवाए, आप इसको कत्ल करवा दें, हटवा दें ओहदे से। इस तरह करते करते आगा साहब 4 साल में उसने
तमाम अहम ओहदों से मुसलमानों को हटा दिया और वहां अपने हिंदू रिलेटिव्स अपॉइंट कर लिए। जब खुसरो शाह ने देखा कि हर तरफ उसका होल्ड बन चुका है तो उसने एक रात मुबारक शाह को कत्ल कर दिया एंड खुसरो शाह बिकेम सुल्तान हिमसेल्फ। 1320 इट वाज। 1320 से लेके 1321 तक जो खुसरो शाह है ही रिमेन्ड द सुल्तान इन सब कॉन्टिनेंट। और खुसरो शाह ने इस एक साल में अलाउद्दीन खिलजी के जितने शहजादे शहजादियां भतीजे भतीजे जो भी बंदा उससे रिलेटेड था उसने इंडिस्क्रिमिनेटली उसको कत्ल करवा दिया। छोटा देखा ना बड़ा देखा, ना औरत देखी ना मर्द देखा, सबको कत्ल करवा दिया। खुसरो शाह ने इस एक साल के बीच में खुसरो शाह ने जहां जहां कहीं अहम ओहदों पे मुसलमान मौजूद थे उन सबको कत्ल करवा दिया। और ये 1 ईयर जो है 1320 से 1321 तक इट इज नोन एज ऑलमोस्ट 1 ईयर ऑफ हिंदू रूल। ऑलमोस्ट 1 ईयर ऑफ हिंदू रूल इन सब कॉन्टिनेंट। 1320 से 1321 तक एक साल ये क्या कहलाता है? 1 ईयर ऑफ हिंदू रूल। पंजाब का जो गवर्नर था उन दिनों उसका नाम था गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक। Tughlaq was having a very close eye on the circumstances and he realized that that time was not far away when Khusro Shah would try to advance in some other areas as well and the rule would have been shifted completely from Muslims to the Hindus. ये बात समझ आ गई आपको? सर तो गयासुद्दीन तुगलक ने ये फैसला किया कि उसको somehow इसको मारना पड़ेगा खुसरो शाह को, वरना ये इस्लाम को ले डूबेगा और इस्लाम रूल जो है इट वुड बी शिफ्टेड इनटू हिंदू हैंड्स कंप्लीटली। तो पंजाब का गवर्नर है गयासुद्दीन तुगलक, पंजाब से अपनी फौज लेके चला, दिल्ली पहुंचा। ही किल्ड खुसरो शाह एंड सेव द रूल फ्रॉम गोइंग इनटू हिंदू हैंड्स परमानेंटली एंड ही लेड द फाउंडेशन ऑफ तुगलक डायनेस्टी जो 1321 से 1414 तक रहती है। गयासुद्दीन तुगलक वाज द वन हु लेड द फाउंडेशन ऑफ दिस डायनेस्टी। ये बात समझ आई जनाब? सर पंजाब का गवर्नर था उस्मान असलम, ये गयासुद्दीन तुगलक। अब एक जुमला सुने में, तारीख गवाह है कि जिसने जिसको बुलाया वो उसी को ले डूबा। आगा सब जुमला फिर सुने। जिसने जिसको बुलाया वो उसी को ले डूबा। और कीजिएगा गुफ्तगू पे, गयासुद्दीन बलबन ने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को बुलाया, वो उसी को ले डूबा। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अलाउद्दीन खिलजी को बुलाया, वो उसी को ले डूबा। अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को बुलाया, वो उसी को ले डूबा। मुबारक शाह ने खुसरो शाह को बुलाया, वो उसी को ले डूबा। ये चेन यहां रुकता नहीं है। सिकंदर मिर्जा ने अय्यूब खान को बुलाया, वो उसी को ले डूबा। जुल्फकार अली भुट्टो ने जनरल ज़िया-उल-हक को बुलाया, वो उसी को ले डूबा। मियां साहब ने परवेज मुशर्रफ को बुलाया, वो जो डर देवर किसी से नहीं, उनको बुला लिया भाई। और जो ही वो परवेज मुशर्रफ आ गए तो उन्होंने आदमी हो, तुम कौन होते हो मुझे बुलाने वाले यहाँ पे? तो उन्होंने वो मियां साहब को ही ले डूबे। अब किसने किसको बुलाया ये मुझे नहीं पता भाई, ना मैं इस सिलसिले में कुछ कह रहा हूं, बस आपने घबराना नहीं है, ठीक है जनाब? तो तारीख गवाह है कि जिसने जिसको बुलाया वो उसी को ले डूबा। वो सास भी तो बहू को खुद ही बुलाती है ना सर, तो फिर बहू क्यों ना ले डूबे? क्या ख्याल है? बस ऐसा ही है। तो कहानी कहां तक पहुंची आगा साहब कि गयासुद्दीन तुगलक आ गया। ही लेड द फाउंडेशन तुगलक डायनेस्टी इन 1321। 4 साल तक रूल करता है, बड़ा बहादुर आदमी था। Once he came to know कि some revolt was taking place against him from Bengal, और बंगाल से नसीरुद्दीन नाम का शख्स रिवोल्ट कर रहा है।
ये फौज लेके उस तरफ चल पड़ा। He suppressed that particular revolt of Nasiruddin in Bengal. He killed Nasiruddin, and when he coming back after suppressing that revolt, तो घोड़े पे बैठा आ रहा था। आज मेरे साथ रहना मेंटली बिल्कुल। सर घोड़े पे बैठा आ रहा है कौन? गयासुद्दीन तुगलक। और उसी घोड़े पे इसके पीछे बैठा हुआ है इसका बेटा प्रिंस जूना, JUNA, जूना, जो तारीख में असली नाम उसका है मोहम्मद बिन तुगलक। सर दोनों बाप बेटा एक ही घोड़े पे बैठे आ रहे हैं। अब मेरे साथ जरा विजुअलाइजेशन पावर को जगाएं। जाग गई विजुअलाइजेशन पावर? बिल्कुल जागी। दूर से देखें, घोड़ा आ रहा है। कितने बंदे बैठे हैं घोड़े पे? 2 बंदे। 2, एक बड़ा और एक छोटा। ठीक है, छोटा। अच्छा जी, घोड़ा भागा तगड़ घोड़ा आ रहा है, तगड़ भागा रहा है। अब घोड़े के आगे रास्ते में एक मेहराब आ गई है, वुडन आर्क। इस वुडन आर्क के नीचे से घोड़े ने गुजरना है। ठीक है, ऐसे यूं ही वुडन आर्क के नीचे से घोड़ा गुजरने लगा, पीछे बैठे हुए प्रिंस जूना ने अब्बा उठा के ऊंचा कर दिया। अब्बा का सर जाके लगा वुडन आर्क में। वुडन आर्क मजबूत साबित हुई, अब्बा का सर कमजोर साबित हुआ। अब्बा फारग। ये तो हिस्ट्री तो बड़ी जालिम है सर। हो ऑफ कोर्स, अभी तो जरूर शुरू होने बेटे, अभी देख तो सही आगे क्या बनेगा। हफ्सा क्या कहती है? कहती सर मुबारक हो है। अच्छा नहीं, मुबारक शाह ने किसको बुलाया? एक दफा रिपीट कर दें, मैं बताता हूं। मुबारक शाह ने बुलाया खुसरो शाह को, जो ओरिजिनली हिंदू था लेकिन ही हैड एम्ब्रेस्ड इस्लाम अपेरेंटली। ठीक है, हफ्सा बात समझ आ गई तो ओके लिखते हैं। लो जी, जालिम बेटा कहती है अकीला अनम उसको, जालिम बेटा। तो जालिम बेटे ने फारग कर दिया और 1325 में वो खुद सुल्तान बन गया। मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 तक 26 साल सुल्तान रहता है। He was some strange sort of person. He was, Muhammad Tughlaq was, अजीबोगरीब, strange kind of decisions he used to take.